हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और अभी हम बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इसका नेक्स्ट हाफ बाकी है, यानी पायरुविक एसिड के बाद क्या हो रहा है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए सारे एंजाइम साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में ही मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर इंट्रासेलुलर हो यानी सेल के अंदर है तो हम लोग इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है और मोस्टली क्या होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर है तो हम इन्हें फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट्स, जबकि फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ एटीपी के निर्माण की इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिराइव की जाएगी इन्हीं कंपाउंड से, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जैसा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि फर्मेंटेशन में रिपोर्टेड है। और ऐसे एटीपी के निर्माण को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। आपको पता है बच्चों की फर्मेंटेशन टर्म लुईस पास्चर ने 1857 में दिया था और इनका काम ईस्ट फर्मेंटेशन पे रिपोर्टेड है। तो फर्मेंटेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, यानी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फर्मेंटेशन का रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट यूज़ होता है, उसमें जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। उसी तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जहाँ पर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है वहाँ लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक बैक्टीरिया है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिपोर्टेड है, जबकि एसिटोबैक्टर एसिटाई तो यहाँ पर फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड है। बैसिलस ब्यूट्रिकस यहाँ पर ब्यूट्रिक एसिड एंड प्रोडक्ट है। तो फर्मेंटेशन में आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए यहाँ पर कुछ एनर्जी अभी भी ट्रैप्ड है, जो चाहे अल्कोहल के फॉर्म में हो चाहे एसिड के फॉर्म में हो, अभी भी एनर्जी ट्रैप्ड है। इसीलिए प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर नहीं करते हैं और वो एरोबिक रेस्पिरेशन को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको पता है कि फ्लड के दौरान जब प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होने की वजह से सेल्स के अंदर अल्कोहल की मात्रा इकट्ठा होने लगती है और ये हानिकारक होती है सेल्स के सर्वाइवल के लिए। इसीलिए फ्लड्स में या बहुत सबमर्जेंस में प्लांट्स की डेथ तक हो जाती है। तो इस टॉपिक के साथ रेस्पिरेशन हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आया हो। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के ही बारे में हमने बात की। हमने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन के बारे में बात की। और आपको पता है बच्चों कि सभी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए और फिर रेस्पिरेशन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।